हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक यूनिट करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट नंबर 4 है। हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 की वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मेरा ये मोटिव है कि आपको कुछ भी इसमें मिस ना हो, ठीक है। तो आज का यूनिट नंबर 4 जो कि हमारा अनपेड सेलर है, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अनपेड सेलर कब कहलाएगा कि अनपेड सेलर, कोई भी सेलर अनपेड सेलर कब कहलाता है? जब उसको कोई भी पेमेंट ना मिली हो, ठीक है, कोई भी पेमेंट ना मिली हो, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर उसको मिलते हैं लेकिन वो भी क्या हो जाए, एक्सपायर्ड हो जाए, ठीक है, तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी, डीम्ड मतलब कहलाना। द सेलर ऑफ गुड्स, गुड्स का जो सेलर है वो कब अनपेड सेलर कहलाएगा? व्हेन, जब द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर एंड द सेलर हैड इमीडिएटली राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। अगर उसको होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर एंड द सेलर के पास इमीडिएट राइट आ जाता है एक्शन फॉर द प्राइस, कि वो प्राइस के लिए क्या कर सके, क्लेम कर सके। तो इस पूरे जो पॉइंट की समरी है, हम उसको बोल सकते हैं डिफॉल्ट इन पेमेंट। अगर बायर पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाता है तब सेलर अनपेड सेलर कहलाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रखा है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन एज पेमेंट, जो कि पेमेंट के रूप में दी गई थी, बट द सेम हैज बीन डिसऑनर्ड, लेकिन क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। उस केस में भी क्या क्या होगा, सेलर को हम क्या बोलेंगे, अनपेड सेलर बोलेंगे। तो इस पूरी लाइन का भी हमारे पास एक समरी है, वो क्या है, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिवन थे वो क्या हो गए, डिसऑनर हो गए। अनलेस दिस पेमेंट वाज एन एब्सोल्यूट नॉट अ कंडीशनल पेमेंट, ये कंडीशनल पेमेंट नहीं होनी चाहिए कि ये कर दो कि मैं ये दूंगा, ये कर दो ये तब दूंगा, ठीक है। कंडीशनल पेमेंट नहीं होनी चाहिए। इस पूरे पॉइंट में जो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के यूनिट नंबर 4 में जो करने जा रहे हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, सेलर के राइट के बारे में। देखें, एनी पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ सेलर, जो पर्सन सेलर की पोजीशन में रहता है वो इज ऑल्सो अ सेलर, वो सेलर कहलाता है। एंड मे एक्सरसाइज द राइट ऑफ अनपेड सेलर, और वो अपने एक्सरसाइज कर सकता है राइट अनपेड सेलर के। जैसे एग्जांपल, एजेंट ऑफ द सेलर, जो सेलर का एजेंट होता है वो भी हमारा एक काइंड ऑफ सेलर होता है, जिसको जो एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ एन अनपेड सेलर के, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अब हमारा टाटा है, टाटा जो कंपनी है, अब ये तो नहीं है रतन टाटा घर जाके नमक बेचते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, एजेंट हायर कर रखा है, ठीक है, जो कि उनके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, सेल करते हैं। तो जो टाटा के पास जो हमारे राइट होते हैं, वो राइट भी वो क्या, एजेंट के पास आ जाते हैं, तो वो भी अनपेड सेलर के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखने वाले हैं राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, कि जो अनपेड सेलर हैं उनके क्या क्या राइट होते हैं। तो अनपेड सेलर के राइट किस किस के अगेंस्ट होंगे? सबसे पहला, राइट अगेंस्ट दी गुड्स, अगर गुड्स उसके पास ही है तो वो गुड्स के अगेंस्ट क्या कर सकता है, तो उसके राइट। और राइट अगेंस्ट बायर, अगर गुड्स ट्रांसफर कर दिए गए हैं बायर को, सेलर से बायर को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो किसके अगेंस्ट अनपेड सेलर किसके अगेंस्ट केस कर सकता है? तो फिर किसके अगेंस्ट करेगा, बायर के अगेंस्ट केस कर सकता है। तो राइट अगेंस्ट दी बायर, राइट अगेंस्ट दी बायर हमारे पास 4 पॉइंट है, और राइट अगेंस्ट दी गुड्स हमारे पास 3 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम करेंगे राइट अगेंस्ट दी गुड्स। यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल्ड वीडियो देखते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के संग। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन मतलब होता है यहाँ पे क्लेम, लीगल क्लेम। क्या होता है, लीगल क्लेम, हम क्लेम कर सकते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर वो गुड्स ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रुकवा सकते हैं, ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं। और
थर्ड, राइट ऑफ रीसेल, अगर वो गुड्स हमारे पास है, सेलर के पास वो गुड्स अभी है, तो वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। ये हमारे 3 राइट होते हैं राइट अगेंस्ट द गुड्स। अब हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द बायर कौन कौन से पॉइंट होते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो राइट अगेंस्ट द बायर सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सूट फॉर प्राइस। हम अगर बायर के पास गुड्स चले जाते हैं तो हम उसके लिए क्या क्या केस कर सकते हैं, सूट फॉर प्राइस। उस गुड्स के प्राइस के लिए हम सू कर सकते हैं, या तो सूट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, उस बायर ने एक्सेप्टेंस नहीं दी उस गुड्स की, उसके अगेंस्ट हम जो डैमेजेस हुए हमारे को, हम उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, सूट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। थर्ड पॉइंट हमारा रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट से पहले ही रेपुडिएट मतलब टर्मिनेट मतलब एंड, मतलब खत्म कर दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट से पहले ही, तो हमें जो डैमेजेस हुए हैं हम वो क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, सूट फॉर इंटरेस्ट। सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर हमारे को जितने पैसे आने थे लेकिन अगर उस पे इंटरेस्ट लगाने की बात हो रखी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो हम उस पे इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तो वो सूट फॉर इंटरेस्ट, हम उसके लिए भी पे या क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारे होते हैं राइट ऑफ एन अनपेड सेलर के 2 पॉइंट होते हैं, जिसके राइट अगेंस्ट दी गुड्स, राइट अगेंस्ट दी बायर। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने पॉइंट वाइज तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है डिटेल में। डिटेल में पढ़ते हैं अब इसको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे राइट अगेंस्ट दी गुड्स। राइट क्या क्या है अनपेड सेलर के अगेंस्ट गुड्स के, ठीक है। राइट ऑफ लीन, लीन कर सकता है मतलब क्लेम कर सकता है, ही हैज अ राइट ऑफ लीन अगेंस्ट द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन अ पोजेशन अंटिल द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ सच गुड्स। वो लीन कब तक कर सकता है, देखो ही हैज अ राइट ऑफ लीन, उस पर लीन करने का राइट तो है अगेंस्ट द गुड्स के, उस पे फॉर द प्राइस, गुड्स के प्राइस के उस पे, वाइल ही इज इन पोजेशन, जब वो उसके पास पोजेशन हो तब तक द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ सच गुड्स, जब तक कर सकता है तब तक कर सकता है जब तक उसको पेमेंट ना हो। तो राइट ऑफ लीन हमारा एक्सरसाइज हो सकता है, एक्सरसाइज बाय हिम इन फ्लोइंग केसेस। किस कब तक हमारा राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज हो सकता है, अब वो देखते हैं। पहला पॉइंट हमें बोल रखा, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड, अगर गुड्स हमारे सोल्ड हो चुके हैं विद आउट स्टुपुलेशन ऑफ क्रेडिट, विदाउट स्टुपुलेशन ऑफ क्रेडिट, मतलब यहाँ पे हमने क्रेडिट पे नहीं, अगर हमने पेमेंट पे मतलब कैश पे बेचे हैं तब हमारा राइट ऑफ लीन का यहाँ पे एक्सरसाइज हो सकता है। दूसरे पॉइंट में बोल रखा है, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स को हमने किस पे बेचा, क्रेडिट पे बेचा, लेकिन बट द क्रेडिट टर्म हैज बीन एक्सपायर्ड, लेकिन जो क्रेडिट टर्म थी वो एक्सपायर्ड हो गई हो, तब हम राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है, व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया राइट अगेंस्ट द गुड्स के खिलाफ। अब हमें सेकंड पॉइंट देखना है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर अनपेड सेलर स्टॉपेज इन ट्रांजिट में कब रुकवा सकता है, उस पे कौन से राइट है कि वो ट्रांजिट में ही रुकवा सकता है गुड्स को। तो व्हेन द अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू अ कैरियर मतलब जो गुड्स को लेके जा रहा होता है बायर के पास, एंड द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके अंदर देखना है, ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ आस्किंग टू कैरियर टू रिटर्न द गुड्स। वो आस्किंग कैरियर को बोल सकता है गुड्स को रिटर्न करने के लिए, रिटर्न बैक करने के लिए, और नॉट टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, कि डिलीवर ना करा जाए किसको, बायर को। ठीक है, अब यहाँ पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इन फ्लोइंग केसेस में एक्सरसाइज कर सकता है अनपेड सेलर। द सेलर मस्ट बी अनपेड सेलर, जब सेलर क्या हो, अनपेड सेलर हो। ही मस्ट हैव पार्टेड पोजेशन विद गुड्स, उसकी जो पोजेशन है वो अभी भी हो। ठीक है, द गुड्स इन ट्रांजिट, उसकी जो गुड्स है वो ट्रांजिट में हो, तब वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर सकता है। और बायर क्या हो, इंसॉल्वेंट हो जाए। फोर्थ पॉइंट, द राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट, उसके पास राइट हो प्रोविजन ऑफ द एक्ट का। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमारे तब होते हैं जब राइट ऑफ स्टॉपेज को हमें एक्सरसाइज करना होता है,
तब अनपेड सेलर पे ये 5 कंडीशन होनी चाहिए। ये हमने सेकंड पॉइंट पर लिया जो कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है। अब हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट द गुड्स का थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा क्या है, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल, रीसेल कब कर सकता है? द अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ रीसेल अंडर अ फॉलोइंग कंडीशन। 2 कंडीशन है जब वो रीसेल कर सकता है। व्हेन द गुड्स आर ऑफ अ पेरिसेबल नेचर। पेरिसेबल नेचर का क्या होता है? जैसे कि सब्जियां हो गई, दूध, दही, सेब वेब, ठीक है, फल वगैरह, जो कि 1, 2, 3 दिन के अंदर सड़ने को लग जाते हैं, तब रीसेल कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है तब भी रीसेल कर सकता है जब वो नॉन पेरिसेबल नेचर के हो, तब उसको क्या देना होगा? नोटिस देना होगा। व्हेन ही गिव्स नोटिस टू द बायर फॉर हिज इंटेंशन टू रीसेल, उसके इंटेंशन को रीसेल करने के लिए। द गुड्स एंड द बायर डज नॉट पे द प्राइस विद इन रीजनेबल और फिक्स्ड टाइम। ठीक है, कि उसने पे नहीं किया विद इन रीजनेबल और फिक्स्ड टाइम में, तो उसको नोटिस दे सकते हैं कि मैं इस गुड्स को रीसेल कर रहा हूं और उसकी इंटेंशन आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट अगेंस्ट गुड्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द बायर, जो कि हमारे पास कितने पॉइंट थे? 4 पॉइंट थे। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा सूट फॉर प्राइस, जो कि हमारा सेक्शन 55 में डिनोट किया गया है। इसके अंदर क्या है? द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर। जब प्रॉपर्टी पास कर दी जाए बायर को एंड ही रॉन्गफुली रिजेक्ट और रेफ्यूज, वो रॉन्गफुली क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे या रेफ्यूज कर दे टू पे फॉर दी गुड्स। गुड्स के लिए, गुड्स के प्राइस के लिए क्या कर दे? रेफ्यूज कर दे या रिजेक्ट कर दे, तब हम क्या कर सकते हैं? सूट फॉर प्राइस, प्राइस के लिए सूट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट बोल रखा है हमारा, वेयर द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पास्ड नहीं कही है एंड द प्राइस इज पेएबल ऑन सर्टेन डे, और पेएबल होनी है सर्टेन डे पे, irrespective of delivery, and the buyer wrongfully refuse to pay the price, the seller may sue him for price although the properly has not been passed। जो कि प्रॉपरली पास्ड नहीं हुई है गुड्स अभी उसके पास, लेकिन तब भी उसके पास राइट है, क्या कर सकता है? वो सू कर सकता है फॉर प्राइस के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है क्या? सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। अगर वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो हमारा सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में आता है, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 56 में डिनोट किया गया है। अब इसके अंदर क्या है कि व्हेन द बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट और रेफ्यूज, जब रेफ्यूज कर देता है टू एक्सेप्ट द गुड्स, गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, तो अनपेड सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस के लिए जो भी उसके पास डैमेजेस हुए हैं वो उसके लिए सू कर सकता है अनपेड सेलर, किसको? बायर को। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब उसके बाद हमें करना है अपना थर्ड पॉइंट, जो कि है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। कॉन्ट्रैक्ट को हम रेपुडिएट कर रहे हैं, मतलब टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेट मतलब होता है खत्म, मतलब एंड। ठीक है, एंड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले ही हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दें? एंड कर रहे हैं। ये सेक्शन 60 में डिनोट किया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के दौरान। इसमें बोल रखा है व्हेन द बायर रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले वो रेपुडिएट कर देता है तो द सेलर में ट्रीट दैट कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड। सेलर या तो रिसाइंड मान ले या तो खत्म मान ले, एंड सू फॉर डैमेजेस, जो उसको डैमेज हुए हैं वो उसके लिए क्या कर सकता है? सू कर सकता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट आता है सूट फॉर इंटरेस्ट। स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर। मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या होता है? स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो जाता है पहली सेलर और बायर के बीच में। अगर मेरे को इतना लॉस होगा तो मैं उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे पढ़ते हैं स्पेसिफिक, ये हमारा सेक्शन 61 में डिनोट होता है सूट फॉर इंटरेस्ट। 61 में स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर एज टू इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स। किस पे? प्राइस ऑफ गुड्स के उस पे इंटरेस्ट लगाता है फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट बिकम ड्यू, जहां से वो पेमेंट ड्यू होए। द सेलर में रिकवर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर। द सेलर में रिकवर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर, वो रिकवर्ड कर सकता है इंटरेस्ट किससे? बायर से। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे
अब यहाँ पे हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि है डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम पे टाइम कम है तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर दे आपको ये डिफरेंस बिटवीन इनका समझना है, राइट ऑफ लीन के बीच में और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बीच में। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो आज का मोटिव है ये कि अनपेड सेलर आपका मैं पूरा डिटेल्ड में कवर करवा दूँ। तो आप मेरी वीडियो पे बने रहें और देखते रहें। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये कुछ पॉइंट आते हैं, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या राइट है किसके पास, सेलर के पास, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या क्या राइट है बायर के पास कि वो रेमेडीज ले सकता है। तो देखो, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेल, क्या क्या रेमेडीज हैं बायर के पास जो सेलर से ले सकता है। द सेलर ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, तो द बायर हैज राइट अगेंस्ट टू द सेलर। क्या क्या राइट है अगेंस्ट द सेलर, दीज आर। तो सबसे पहला सूट फॉर इंटरेस्ट, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। बायर भी क्या कर सकता है, वो अपने इंटरेस्ट को सूट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर हमारा नॉन डिलीवरी हुआ है तो उसके लिए डैमेजेस भी पे कर सकता है। जैसे कि उसने हमें डिलीवर करना था लेकिन उसने डिलीवर नहीं किया, तो हम बायर उसके लिए भी क्या कर सकता है, डैमेजेस रिकवर कर सकता है। अब यहाँ पे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, ये हमारा सेक्शन 58 में डिनोट कर रखा है। और फिर आता है हमारा सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी हमने 3rd यूनिट में पढ़ भी रखा है, जो कि हमारा सेक्शन 59 में आता है। और फिर आता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले अगर सेलर को कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर देता है तो बायर पे क्या क्या राइट है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया रेमेडीज क्या क्या होती हैं बायर के पास अगेंस्ट दी सेलर के उसमें। अब हम देखेंगे ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल क्या होता है, जैसे कि नीलामी होती है, हम उसी को ऑक्शन सेल बोलते हैं, नीलामी को ही हम ऑक्शन सेल बोलते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 64 में डिनोट किया गया है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है, सेल प्रॉपर्टी को सेल करने का मोड होता है, तरीका होता है, ठीक है। और नीलामी करके भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं बाय इन्वेटिंग बिड्स के कारण पब्लिकली, एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू बी हाईएस्ट बिडर, जो उसकी हाईएस्ट बिडर लगा देता है। मतलब बीड को मान लो बोली, जो सबसे ऊंची बोली लगा देता है वो प्रॉपर्टी किसके सोल्ड हो जाती है, हाईएस्ट बिडर को सोल्ड हो जाती है, वो हमारा ऑक्शन सेल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे जो बेचता है उसको ऑक्शनरी बोलते हैं और जो खरीदता है उसको ऑक्शनी बोलते हैं, ऑक्शनी, ठीक है। अब यहाँ पे एन ऑक्शनरी इज एन एजेंट होता है गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ एजेंसी, जो कि गवर्न्ड होता है लॉ ऑफ एजेंसी का। When he is sale, then he is only the agent of the sale. जब वो सेल कर रहा होता है वो सिर्फ एक एजेंट होता है सेलर का। Only the agent of the seller का क्या होता है, एक एजेंट होता है। He may however sell his own property को he may however sell his own property as a principal and he does not disclose the fact that he is to selling. वो अपनी प्रॉपर्टी भी क्या कर सकता है, यहाँ पे सेल कर सकता है एज अ प्रिंसिपल के उस पे, और वो he does not disclose the fact that he is to selling, और वो डिस्क्लोज नहीं करेगा जब अपनी वो प्रॉपर्टी बेचेगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अंडर सेक्शन 64 में ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन द केस ऑफ एन ऑक्शन, ठीक है। सेक्शन 64 में डिफाइन क्या है ये हमने ऊपर भी पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या होता है, ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एन ऑक्शन, ठीक है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा है व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। जो हम गुड्स को सोल्ड करते हैं वो लॉट्स में भी कर सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब कंप्लीट होता है, जब हथौड़ा क्या हो जाता है, गिर जाता है, बाय द फॉल ऑफ हैमर,
ठीक है, हथौड़ा को जब बीट कर देते हैं तब हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे बोल रखा है राइट टू बीड में रिजर्व्ड एक्सप्रेसली ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। ठीक है, जो सेलर होता है उसके बिहाफ पे क्या होता है, एक बिड रिजर्व्ड कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे रिजर्व कर देते हैं बिड को सेलर के द्वारा। अगर यहाँ पे अगर कोई बायर होगा वो पहले से ही प्लान बना के आए कि नहीं तू 20 बोलियो, तू 30 बोलियो, ऐसे ऊपर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर के द्वारा एक बिड फिक्स कर दी जाती है कि जो बोली लगनी है वो 70 लाख के ऊपर लगनी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, बट नॉट अदरवाइज, किसी और के बिहाफ पे नहीं होता ये काम। अब यहाँ पे 4th पॉइंट पे बोल रखा है वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, बिड्स स्टार्ट आफ्टर रिजर्व बिड। जो बिड रिजर्व करी गई है उसके बाद की बिड से स्टार्ट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस को क्या कर दिया जाता है, रिजर्व प्राइस कर दिया जाता है। और प्रीटेंडेड बिडिंग वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। प्रीटेंडेड बिडिंग मतलब क्या होता है, जो हम यहाँ पे एक बंदा प्रीटेंडिंग बिडिंग वो होती है जैसे कि अब यहाँ पे किसी बंदे ने एक बीच में बायरों के बीच में रख दिया और उससे बोल दिया कि तू इससे ऊपर जाइयो ही मत। ठीक है, जिस बायर के साथ सेलर ने रख दिया होता है कि इससे बढ़ाता जाइयो। ठीक है, या अब यहाँ पे 70 लाख से ऊपर है ना, तो तू 80 बोल दियो, 90 बोल दियो, 100 लाख बोल दियो। अगर सेलर ऐसा काम करता है तो वॉइडेबल हो जाता है एट दी ऑप्शन ऑफ दी बायर के। उस पर क्या हो जाता है, ये ऑप्शन वॉइडेबल हो जाता है। ये हमारा ऑक्शन सेल के अंदर आते हैं ये सारे पॉइंट्स जो कि हमने डिटेल में पढ़ लिया है। हमारा इसी से रिलेटेड अनपेड सेलर का यूनिट हमारी खत्म हो जाती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग। बाय।